हेलो दोस्तों, कल की क्लास में हमने आयनिक त्रिज्या का अध्ययन किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को मैं यहाँ शॉर्टकट में IE से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, आयनन ऊर्जा को मैं यहाँ शॉर्टकट में IE से रिप्रेजेंट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई परमाणु M है और यह गैसीय अवस्था में है, तो यदि यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो यह M+ अवस्था में आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए, ठीक है, यदि कोई परमाणु गैसीय अवस्था में है और वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आवश्यक ऊर्जा को हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। कोई भी परमाणु गैसीय अवस्था में होनी चाहिए और दूसरा रिक्वायरमेंट होता है, पहला तो गैस होना चाहिए और दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड या विलगित अवस्था में होना चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, यदि कोई परमाणु सॉलिड अवस्था में है और यदि वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो जो आवश्यक ऊर्जा होगी वह आयनन ऊर्जा नहीं कहलाएगी। याद रखना। ठीक है, यदि कोई परमाणु गैसीय और विलगित अवस्था में है और वह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आयनन ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए कोई परमाणु का यह नाभिक है और नाभिक के बाहर यह कक्षा पाया जाता है और कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वही आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। आयनन ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव आता है, अर्थात यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब ऊष्मा शोषी होता है। ऊष्मा को वो सदैव ग्रहण करता है, ऊष्मा को उसकी जरूरत पड़ती है, ऊष्मा का शोषण करता है। ठीक है, 11वीं क्लास में थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्मा खेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी का तात्पर्य होता है ऊष्मा को, ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक है, हमेशा एंडोथर्मिक होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। देखिए, आयनन ऊर्जा में हम लोग अध्ययन करेंगे क्रमिक आयनन ऊर्जा का। यदि कोई परमाणु, मान लीजिए यह कोई परमाणु है और यह परमाणु यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो यह M+ अवस्था में चला जाएगा। तो इसको हम लोग जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। यह होगी प्रथम आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को मैं यहाँ IE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वह M+ अवस्था में चली जाती है। तो जो ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा है उसे हम लोग प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। यदि वह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, अगेन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करती है और वह M2+ अवस्था में चली जाती है तो जो आयनन ऊर्जा होती है वह द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाती है। उसके पश्चात एक तीसरा इलेक्ट्रॉन यदि वह त्यागे तो यह M3+ अवस्था में चली जाएगी और इसमें जो रिक्वायर्ड ऊर्जा होगी वह ऊर्जा IE3 तृतीय आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा में जो IE3 है, तृतीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। उसके पश्चात द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान और उसके पश्चात प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। यह है आयनन ऊर्जा का क्रम। क्योंकि कोई भी परमाणु, देखिए, तृतीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक क्यों होता है? तो इसका उत्तर यह है कि यदि कोई भी परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, उसके जैसे जैसे वह इलेक्ट्रॉन त्याग करते जाता है वैसे वैसे उसमें आवेश की मात्रा, धनात्मक आवेश की मात्रा भी बढ़ते जाती है और
कक्षा की संख्या कम होती है, ठीक है, कक्षा की संख्या कम होगी और नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ते जाता है, जिसके कारण जो आनन ऊर्जा का मान धीरे धीरे जो होता है बढ़ते जाता है, या तृतीय आनन ऊर्जा का मान धीरे धीरे बढ़ते जाता है और इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले है आनन ऊर्जा, किसे कहते हैं? यदि कोई परमाणु गैसीय तथा विलगित अवस्था में है और उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आनन ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई परमाणु ठोस अवस्था में है और वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और उस इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे हम आनन ऊर्जा नहीं कहेंगे। आनन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक आता है और आनन ऊर्जा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। यदि कोई परमाणु है, उस परमाणु से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो आवश्यक ऊर्जा प्रथम आनन ऊर्जा कहलाती है। यदि वह दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और वह M2+ अवस्था में चले जाए तो आवश्यक ऊर्जा द्वितीय आनन ऊर्जा कहलाती है। और यदि वह तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाले और वह M3+ अवस्था में चली जाए, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में चली जाए, तो वह ऊर्जा तृतीय आनन ऊर्जा कहलाती है। तृतीय आनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, फिर द्वितीय आनन ऊर्जा और प्रथम आनन ऊर्जा। तृतीय आनन ऊर्जा का मान इसलिए अधिक होता है क्योंकि यदि कोई परमाणु से महत्तम कोश का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वैसे वैसे कक्षा की संख्या कम होती चली जाती है और नाभिकीय आवेश बढ़ते जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण तृतीय ऊर्जा आनन ऊर्जा का मान और अधिक होता है। उसके बाद चतुर्थ आनन ऊर्जा का मान उससे भी अधिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको और अत्यधिक पावर की जरूरत पड़ेगी। याद रखना, आनन ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे आनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो आनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहला होता है परमाणु का आकार, दूसरा होता है नाभिक का आवेश, तीसरा होता है पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक, पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक। तो एक एक करके सभी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है परमाणु का आकार, ठीक है, परमाणु का आकार। और यदि परमाणु का आकार जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आनन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा आनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होता है। परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा आनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होता है, क्योंकि परमाणु का आकार यदि बड़ा है तो कक्षा की संख्या भी अधिक है और नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? कम होगा। नाभिकीय आवेश का मान कम रहेगा, जिसके कारण आवेश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए परमाणु का आकार जब बड़ा होगा तो आनन ऊर्जा का मान कम होता है। दूसरा फैक्टर है परमाणु का आकार, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है नाभिकीय आवेश, और नाभिकीय आवेश सीधे समानुपाती होती है। दूसरा फैक्टर है नाभिकीय आवेश, और नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा आनन ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा। नाभिकीय आवेश सीधे समानुपाती होती है आनन ऊर्जा का, ठीक है, क्योंकि जब नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तीसरा होता है, लिखता हूं परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसको और अधिक बताने की जरूरत नहीं है। यदि परिरक्षण प्रभाव का मान अधिक होगा तो यह व्युत्क्रमानुपाती होता है आनन
ऊर्जा का। परिरक्षण प्रभाव व्युत्क्रमानुपाती होती है आयनन ऊर्जा का, मतलब परिरक्षण प्रभाव यदि अधिक होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक है, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक है ये, जो भी बता रहा हूं ये है प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक में पहला परमाणु का आकार बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। दूसरा है नाभिकीय आवेश का मान अधिक होगा तो आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। तीसरा है परिरक्षण प्रभाव का मान जब अधिक होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भेदन क्षमता, जो चौथा फैक्टर है भेदन क्षमता। अब देखिए भेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, देन डी ब्लॉक का और देन एफ ब्लॉक का। ये इसका क्रम होता है भेदन क्षमता का। देखिए भेदन क्षमता हम लोग ऑर्बिटल साइज देख लेते हैं। देखो एस का ऑर्बिटल साइज होता है गोलाकार, मतलब जो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे नाभिक के अत्यधिक पास होंगे। पी ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो होता है डबल डम्बल, जो साइज होता है डमलाकार होता है, डम्बल के समान होता है, डमरू के समान होता है। ठीक है, तो और डी ब्लॉक का जो साइज होता है वो होता है डबल डम्बल, मतलब इस प्रकार से इसका साइज होता है डी ब्लॉक का। ठीक है, और एफ ब्लॉक का होता है एफ ब्लॉक का जो होता है साइज कॉम्प्लेक्स होता है इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स साइज होता है एफ ब्लॉक का। अर्थात एस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के अत्यधिक पास होंगे, जबकि पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन हो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा। तो एफ ब्लॉक की तुलना में एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना अत्यधिक कठिन होता है। डंबल और डबल डंबल इस प्रकार का जो मैंने आपको साइज बताया है, इसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के पास रहेगा, और यदि यह नाभिक है और ये डंबल साइज का है तो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो होती है बढ़ते जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की दूरी और अधिक होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दूरी और अत्यधिक होगी। अतः एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे कठिन होता है। उसके पश्चात एक और फैक्टर होता है पांचवा फैक्टर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक। पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक। अब पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक का तात्पर्य क्या होता है? जैसे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में कक्षक की संख्या 3 होती है और डी ब्लॉक में 5, एफ ब्लॉक में कक्षक की संख्या 7 होती है और एस ब्लॉक में कक्षक की संख्या 1 होती है। तो यदि मैं एस कक्षक की बात करूं, एस कक्षक में कक्षक की संख्या 1, पी में कक्षक की संख्या होती है 3 और डी में कक्षक की संख्या होती है 5। इतना आप सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये होता है पी। और इसका यदि मैं पूर्ण रूप से भरूं तो 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भराएंगे। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये 5 और ये 6 7 8 9 और 10 इस प्रकार से। तो पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक का तात्पर्य होता है ये जो डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो यह जो होता है पूर्ण कक्षक होता है। ठीक है, यह है पूर्ण कक्षक। यदि इसमें मैं 5 इलेक्ट्रॉन भरूं डी कक्षक में, 1 2 3 4 और 5, ये होगा अर्धपूर्ण कक्षक। अर्धपूर्ण कक्षक ये होगा, अर्धपूर्ण कक्षक है ये, और ये है पूर्ण कक्षक। इलेक्ट्रॉन जब फुल फिल होंगे, 6 पी ब्लॉक में यदि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह पूर्ण कक्षक। डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरा होगा तो वह पूर्ण कक्षक होता है, और यदि 5 इलेक्ट्रॉन भरा हो तो यह अर्धपूर्ण कक्षक होता है। तो पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। जब इनमें स्थायित्व का
स्थायी अधिक है तो इनकी ऊर्जा भी अधिक होगी, इनकी आनन ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। तो पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, जिसके कारण इनकी आनन ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है। तो ये 5 फैक्टर होते हैं और ये पांचों के पांचों फैक्टर आपको याद होने चाहिए। उसके पश्चात ही आपका क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं है। एक बार रिपीट करता हूं, मिटाते मिटाते मैं मिटा रहा हूं और मिटाते मिटाते मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है आनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक में परमाणु का आकार। परमाणु का आकार जब अत्यधिक होगा तो आनन ऊर्जा का मान कम होता है। दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का मान जब अधिक होगा तो आनन ऊर्जा का मान भी कम होता है, ठीक है। उसके पश्चात तीसरा पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक। पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए आनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। चौथा होता है भेदन क्षमता। एस ब्लॉक की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन होता है, अतः एस ब्लॉक की आनन ऊर्जा अत्यधिक होती है। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह होता है आवर्तिता। आनन ऊर्जा की हम लोग देखेंगे आवर्तिता, और आवर्तिता 2 रूपों में देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं आवर्त में, पहला हमेशा देखा जाता है आवर्त में और दूसरा देखा जाता है वर्ग में। आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं आवर्तिता देखी जाती है, बाएं से दाएं आवर्तिता देखी जाती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे देखी जाती है, ऊपर से नीचे देखते हैं। मान लीजिए पीरियोडिक टेबल बाएं से दाएं जाती है, ठीक है, ये बाएं से दाएं और ये वर्ग हो, ये है आपका आवर्त और इधर मान लो वर्ग। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे तो वह आवर्त कहलाएगी और ऊपर से नीचे जब आएंगे तो वह वर्ग कहलाएगी। तो मैं आवर्त का उदाहरण दे देता हूं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन और नियान, ये आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, लिथियम के बाद आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये ऊपर से नीचे आएंगे। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में जैसे ही बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी का मान अधिक होगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्यों अधिक होगा? क्योंकि परमाणु का आकार जो होता है कम होते जाता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होते जाता है, आवेश बढ़ते जाता है, जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी का मान अत्यधिक होता है। और वर्ग में जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम होते जाता है, आनन ऊर्जा का मान कम होते जाता है, क्योंकि आकार जो होता है वह बढ़ते जाता है, आवेश कम होते जाता है। तो आवर्तिता यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैंने अभी बोला कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आनन ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है। तो अत्यधिक होता है तो कायदे से यदि मैं देखूं तो नियान की आनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी और जो क्रम होगा इस प्रकार से होगा, लिथियम की आनन ऊर्जा सबसे कम होगी आवर्त में। परंतु ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? यहाँ पे जो क्रम है, ठीक है, यहाँ पे जो क्रम है, ये जो मैंने क्रम लिखा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बदल जाता है क्रम, और यहाँ पे बेरिलियम और बोरान का क्रम बदल जाता है। और ऐसा किस लिए होता है अभी बताता हूं मैं। नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने देखा कि पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो जब मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 1s2 2s2 2p3 होगा
और यदि मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 1s2 2s2 2p4 होगा। अब p ब्लॉक को अच्छे से देखिए, p ब्लॉक में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप है। तो p ब्लॉक जो है यहाँ पे अर्धपूर्ण कक्षक है, जबकि ऑक्सीजन का p ब्लॉक यहाँ पे अर्धपूर्ण एवं पूर्ण कक्षक नहीं है। अतः नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया? मैंने अभी आपको एक फैक्टर बताया था कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक में पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक, और हमने देखा कि आवर्त में बाएं से दाएं यदि हम जा रहे हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। तो इस कायदे से नियान जो क्रम होगा वह नियान, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान, बेरिलियम, देन लिथियम का सबसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। परंतु जो सही क्रम होता है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अर्धपूर्ण कक्षक को प्रदर्शित करता है ऑक्सीजन की तुलना में। अब बेरिलियम का आयनन ऊर्जा अधिक होता है बोरान की तुलना में, इसका कारण भी वही है। ठीक है, यदि मैं बेरिलियम और बोरान की बात करूं, बेरिलियम और इधर होता है बोरान, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और बोरान का होता है 5। बेरिलियम का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 और p में कितना होता है 0, 2p में 0। अब बोरान का यदि मैं करूं तो 1s2 2s2 2p1 होगा। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम और बोरान की यहाँ पे तुलना कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि p ब्लॉक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे p में 0 इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहाँ पे p ब्लॉक का अर्धपूर्ण एवं पूर्ण कक्षक नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसकी तुलना से यहाँ से p ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आसानी होगी। ठीक है, इस बोरान के अंतिम कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही आसानी होगी। इसीलिए बोरान की जो आयोनाइजेशन, ठीक है, बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बोरान से अत्यधिक होती है। तो जो फाइनल क्रम होगा वो फाइनल क्रम क्या होगा, यहाँ पे जो फाइनल क्रम होगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको समझ में तो आ गया होगा। तो इसका जो फाइनल क्रम होगा वह होगा सबसे अत्यधिक नियान की होगी, नियान के बाद फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका अधिक, नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन का, देन कार्बन का, अब बेरिलियम और बोरान में किसकी अधिक, बेरिलियम का, देन बोरान का और देन आएगा लिथियम का। तो ये होता है सही क्रम आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब देखिए ये तो आवर्त सारणी का दूसरा आवर्त है, आवर्त सारणी में ये दूसरे आवर्त का तत्व है। यदि हम नीचे चलते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, तो नीचे जैसे जैसे जातेंगे तो यही क्रम चलता रहेगा। मतलब लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम, बोरान के नीचे कौन आता है, एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, नियान क्या आगे नीचे आता है आर्गन। तो क्रम क्या होगा, यही क्रम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो यही क्रम फॉलो होते जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आवर्तिता भी जो होती है समाप्त होती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तो पहला ही क्वेश्चन हुआ, एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको मैं पहले मिटा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इन चारों में द्वितीय आयनन ऊर्जा का क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्वितीय आयनन ऊर्जा का क्रम ज्ञात
कीजिए। ये है क्वेश्चन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इन चारों में द्वितीय आनन ऊर्जा का क्रम ज्ञात करना है। द्वितीय आनन ऊर्जा का तात्पर्य होगा मतलब वो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात जो उसकी आनन ऊर्जा अत्यधिक, किसकी आनन ऊर्जा अत्यधिक होगी। तो इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखिए, सोडियम का होता है 11, ठीक है, सोडियम का होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 हो जाएगा। और सिलिकॉन का होता है 14, तो सिलिकॉन का जब 14 होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 होगा। अब देखो, द्वितीय आनन ऊर्जा बोला है, क्वेश्चन में हमें द्वितीय आनन ऊर्जा बोला है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, जब एक इलेक्ट्रॉन सभी से बाहर निकालिए, एक इलेक्ट्रॉन सभी से क्या करना है? बाहर निकालना है। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन सभी से बाहर निकालूंगा तो इसमें आ जाएगा 2p6, लास्ट में क्या आएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर ये 3s1 समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2p6, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2p6। मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन जब मैं बाहर निकालूंगा तो जो 3s2 है उसके जगह क्या आ जाएगा? 3s1 आ जाएगा। एल्यूमिनियम से यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा p कक्षक से, तो p कक्षक का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 3s2 बचेगा। उसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे यदि p ब्लॉक से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3p1। देखिए, तो आप खुद सोचिए, अब आनन ऊर्जा का क्रम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा तो सबसे अधिक आनन ऊर्जा क्या होगी? तो सबसे अधिक आनन ऊर्जा किसकी होगी? सोडियम की सबसे अत्यधिक होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण कक्षक है, p ब्लॉक में p ब्लॉक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण कक्षक है, इसीलिए सोडियम की जो आनन ऊर्जा है उसका मान सबसे अधिक होगा यहाँ पे। फिर देखिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में किसकी अधिक होगी? 3s1 है, यहाँ पे 3s2 है और यहाँ पे 3p1 है, तो जो सबसे अधिक होगी यहाँ पे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी होगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी होगा, तो 3s2 की मतलब एल्यूमिनियम की, उसके पश्चात एल्यूमिनियम की सबसे अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन है और पूर्ण रूप से s कक्षक भरा हुआ है, तो इसीलिए सोडियम के बाद एल्यूमिनियम की आनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। उसके पश्चात इन दोनों की तुलना करो, सिलिकॉन और सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम में सबसे अधिक आनन ऊर्जा होगी सिलिकॉन का, देन मैग्नीशियम का, सिलिकॉन देन आएगा मैग्नीशियम, तो ये हो जाएगा क्रम। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम आनन ऊर्जा निकाला जाता है। तो आनन ऊर्जा का किसी भी परमाणु में यदि तुलना करने के लिए बोला जाएगा प्रथम आनन ऊर्जा की, द्वितीय आनन ऊर्जा की, तो सबसे बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए आप जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है निकाल दीजिए और देखिए, तुलना कीजिए कि कहीं पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक तो नहीं है, ठीक है, उस आधार पर आनन ऊर्जा के क्रम को व्यवस्थित कीजिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं आनन ऊर्जा की क्या क्या उपयोगिता है, ठीक है, यहाँ पे तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आनन ऊर्जा की उपयोगिता कि क्या क्या इसकी उपयोगिता है।
आयनन ऊर्जा हो गया। अब हम लोग देखते हैं आयनन ऊर्जा की उपयोगिता। आयनन ऊर्जा की उपयोगिता। तो सबसे पहला जो उपयोगिता है धात्विक गुण। धात्विक गुण, ठीक है। और धात्विक गुण जो होता है, धात्विक गुण जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने के साथ, मतलब ओपोजिट होता है धात्विक गुण। जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे धात्विक गुण कम होता जाता है, ठीक है। आयनन ऊर्जा की उपयोगिता में पहला है धात्विक गुण का वर्णन कर सकते हैं। यदि आयनन ऊर्जा का मान अत्यधिक है तो उसकी धात्विक गुण कम होगी। अब यह कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं, देखिए एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। जब हम आवर्त सारणी में, जैसे यहाँ पे होता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता जाता है, बाएं से दाएं जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, जानते हैं आप एस ब्लॉक है, ये सेकेंड एस ब्लॉक है, ये तो धातु है ना, सॉरी, ये तो धातु है। तो लेकिन जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं, ये देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सारी तो गैसें हैं। मतलब धात्विक गुण क्या होते जा रहा है, धात्विक गुण डाउन होते जा रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे धात्विक गुण कम होते जाता है। चाहो तो आप ऊपर से नीचे आने पर भी देख सकते हो, ठीक है। उसके पश्चात दूसरा क्रियाशीलता। क्रियाशीलता ये दूसरा गुण होता है। क्रियाशीलता का भी हम पता लगा सकते हैं। पहले धात्विक गुण का पता लगा सकते हैं इसकी सहायता से, दूसरा है क्रियाशीलता। अब क्रियाशीलता दो चीजों के लिए देखेंगे। पहले हम देखेंगे धातु के लिए, ठीक है। पहली जो क्रियाशीलता हम देखेंगे धातु के लिए, और धातु के लिए जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा होता है। क्रियाशीलता का क्रम आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा होता है, क्रियाशीलता। और अधातु के लिए जो क्रियाशीलता होती है वो सीधे समानुपाती होती है क्रियाशीलता की, ठीक है। अधातु के लिए अधातु की जब मैं बात करूं तो जो क्रियाशीलता होती है वो सीधे समानुपाती होती है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। धातु के लिए क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती होती है आयोनाइजेशन एनर्जी का, जबकि अधातु के लिए क्रियाशीलता सीधे समानुपाती होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। ये याद रखना, क्रियाशीलता। और इसकी सहायता से हम स्टेबिलिटी भी ज्ञात कर सकते, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ ये दोनों प्रॉपर्टी को। अब एक तीसरी जो उपयोगिता होती है वो तीसरी उपयोगिता है स्टेबिलिटी। तीसरा जो गुण होता है ऑक्सीडेशन स्टेट की स्थायित्व, ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व, ये जो होता है तीसरा गुण होता है। देखिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीकरण स्टेट अत्यधिक स्थायी है और कौन सा नहीं है। जैसे मैं सोडियम की बात कर लूँ तो सोडियम की जब मैं बात करूँ तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। अब देखो यदि यह एक इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है त्याग देता है तो यहाँ सोडियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सोडियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सोडियम प्लस यदि अवस्था में चला जाएगा तो ये 3s1 से किस में आ जाएगा, 2p6 में आ जाएगा।
अब देख लीजिए यहाँ पे 3s1 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात यहाँ पे 2p6 है। तो ये जो है पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक है, मतलब ये इसकी स्थायी रूप है। अब जब यह इसकी स्थायी रूप है तो स्थायी रूप को व्यक्त करता है, तो यही सोडियम प्लस जो है इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। चाहो तो आप मैग्नीशियम में भी ट्राई कर सकते हो। मैग्नीशियम का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होता है। ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात ये ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा। मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी, मैग्नीशियम 2+ होगी। तो आई होप आप लोगों को आनन ऊर्जा का ये टोटल कॉन्सेप्ट जो होता है आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो आज की क्लास जो है यहाँ पे समाप्त होती है।